तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे अभाज्य गुणनखंडन विधि से इस सब का क्या करेंगे, लस और मस निकालेंगे और इसमें हम लोग जानेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है, कैसे इसको हम तोड़ते हैं। देखिए बहुत ही आसान तरीका से है और एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये तो इम्पोर्टेंट बनता है। तो सबसे पहले इसमें कुछ बात आता है, क्या बात आता है कि अभाज्य और भाज्य। तो ये अभाज्य क्यों आता है, क्या होता है अभाज्य, तो इसको आप लोग भली भांति जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं और कुछ जानते हैं तो भी ये इसको हमारे अकॉर्डिंग जानने की कोशिश कीजिए कि भाज्य और अभाज्य क्या होता है। तो देखिए अभाज्य सबसे पहले आपको जानना होगा अभाज्य होता क्या है। तो देखिए जिस संख्या का जिस संख्या का गुणनखंडन दो हो, गुणनखंड क्या हो, दो हो, कम से कम कितना, दो गुणनखंड हो, उसी को क्या कहते हैं, अभाज्य कहते हैं। और दो से ज्यादा अगर गुणनखंड हो तो उसको भाज्य कहते हैं। कोई दिक्कत, दो से ज्यादा। अब चलिए अभाज्य में गुणनखंड अगर दो ही है तो वो दो कौन कौन है, तो एक होगा एक और एक होगा स्वयं। वो समझ रहे हैं, एक होगा एक और एक होगा स्वयं, यानी एक सभी का गुणनखंड होता है, इसलिए तो एक होगा ही। और अपना भी एक स्वयं का गुणनखंडन होता है, तो एक गुणनखंड जो है स्वयं हो गया। जैसे आप देखेंगे तो दो, क्या देखेंगे तो दो, तो दो का एक गुणनखंड एक है और एक गुणनखंड दो है। बात समझ रहे हैं, तो एक और दो इसका गुणनखंडन हुआ, तो इसका गुणनखंड एक और दो हुआ, कितना हुआ, दो हुआ। दो हुआ तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, दो से ज्यादा अगर टूट गया तो वो हो जाएगा भाज्य संख्या। क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। जैसे चार, क्या हो गया, चार। चार कैसे टूटेगा, तो दो से टूट जाएगा और चार एक से लग जाएगा और चार चार से लग जाएगा। एक और अपने आप से तो लगेगा ही, एक और अपने आप से तो लगेगा ही, तो ये सब अभाज्य संख्या है। परंतु इसके अलावा और किसी से लग जाए, जिससे टूट जाए, उसको ही क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। और दो ही बार टूटे उसे कहते हैं भाज्य संख्या। यहां तक अगर क्लियर हुआ तो चलिए, यहां तक अगर क्लियर हुआ तो एक बात और हम लोग जानेंगे। क्या जानेंगे, स्टार लगा करके। इसमें बहुत जो बातें हम अभी बताने वाले हैं वो ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए इसको तो एकदम ध्यान से देखिए आप लोग। और यहां से तो आपका फिक्स है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो चलिए यहां पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, एग्जाम तो बाद में, पहले समझना है। क्या समझना है कि एक एक कौन सी संख्या पूछा जाए, अगर भाज्य है या अभाज्य है, तो आप क्या जवाब देंगे। तो एक का गुणनखंड सिर्फ एक होता है और अपने आप होता है, ये दोनों मिलाकर के एक ही होता है, तो कम से कम दो गुणनखंड होगी तो होगी अभाज्य। बात को समझिएगा, कम से कम दो गुणनखंड होगा तो होगा भाज्य, और दो से ज्यादा होगा तब होगा भाज्य। मगर यहां पर तो एक ही है, क्या है, यहां पर तो सिर्फ एक ही है, तो इसीलिए इसका गुणनखंड अगर एक ही है, एक ही, तो एक ही है और एक ही मतलब संख्या में एक ही है। देखो यहाँ पर दो है, एक एक होना चाहिए, एक स्वयं जो होगा सो, यहाँ पर स्वयं भी वही है और एक भी है वही है। तो कहने का मतलब इसको न भाज्य में गिनती करेंगे न ही अभाज्य में। तो इसीलिए इसीलिए क्वेश्चन में डाउट में पड़ जाते हैं जो स्टूडेंट होते हैं, जब पूछा जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो वो क्या कर लेते हैं, एक में मार देते हैं। एक तो न भाज्य है और न ही अभाज्य है, तो एक में क्यों मारेंगे हम, बात समझ रहे हैं, एक में क्यों मारेंगे। तो एक का दो गुणनखंड नहीं है, इसलिए ना तो भाज्य है नहीं अभाज्य है, तो हम लोग दो पर चलते हैं। और दो ऐसा व्यक्ति है जिसके पास सिर्फ दो गुणनखंड है, एक और दो। तो कब दो कम से कम गुणनखंड होता है तो क्या होता है, अभाज्य। दो ही, कम से कम दो ही होना चाहिए, दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए, दो से ज्यादा होगा इसमें चले आएंगे। तो इसीलिए अब से आपको एकदम ध्यान में रहेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होता है। ठीक, तो चलिए भाज्य पे बात कर लेते हैं।
क्या कर लेते हैं, भाज्य, या तो एक मारते हैं नहीं तो तीन मार लेते हैं, नहीं गलती करते हैं, दो ही गुणनखंड होगा, तीन का भी दो ही गुणनखंड है, ठीक है ना। अगर इस तरह से आगे अगर पूछा जाता है, जब आपसे क्या पूछा जाएगा, जब माध्य पूछा जाता है तब कहता है कि पांच लगातार अभाज्य संख्या का माध्य बताइए, तो उस समय आप यहाँ से शुरू करेंगे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इस तरह से, बात समझ रहे हैं। उसके बाद 9 नहीं होगा, 11, क्योंकि 9 9 क्या हो जाएगा, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ से भी सवाल बनता है, ठीक है। 1 से नहीं शुरू करना है, 3 से भी नहीं शुरू करना है, क्योंकि 2 सम विषम में के चक्कर में दिमाग में चलते रहता है, जो बचपन में पढ़े रहते हैं, तो यहाँ पर भी गलती नहीं करना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या, क्या चलते हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या सबसे छोटी कौन हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसी में हो गया, तो एक बार 4 आ रहा है। 4 वह संख्या है जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड है, 1 है, 2 है और 4 है, 2 से ज्यादा गुणनखंड है, 1 और स्वयं तो अपने आप होगा तो वो अभाज्य होगा, मगर 1 एक्स्ट्रा है 2, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 हो गया, ठीक है। क्या हो गया, 4। तो पूछते रहता है कभी कभी सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो 2 गुणे 4, कोई दिक्कत यहाँ पर, बात समझ रहे हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या इनमें से कौन है, तो ये है, बात समझ रहे हैं। तो इसलिए इसमें अब कहीं पर किसी भी समय डाउट नहीं होनी चाहिए, अगर डाउट है फिर तो आप इसको एक बार दो बार और देखने की कोशिश करें, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट में सीधे पूछ सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग सवाल की तरफ। भाज्य अभाज्य समझ गए, भाज्य अभाज्य समझ गए, तो अब सीधे सवाल हम लोगों का बन जाएगा बहुत ही आसानी तरीके से। इस पॉइंट को जरूर आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है, बहुत काम का पॉइंट है, जो अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं इसमें फंस जाते रहते हैं। हमने देखा है बहुत से स्टूडेंटों के, इसलिए हम कहते हैं इसको नोट कर लें। याद है तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन करते रहेंगे जरूर, नहीं तो भूल जाएंगे। चलिए, तो सवाल की बात करते हैं। तो सवाल नंबर 1 का जो 1 है, इसका सोल्यूशन क्या होगा। जब कोई चीज का थ्योरी आप समझ जाएंगे तो आपको आसानी होगा सवाल बनाने में, आप सीधे सवाल पे चल जाते हैं, बात समझ रहे हैं। मजबूरी भी रहता है हम लोगों को बताना, तो इसलिए सवाल पे सीधे नहीं जाइए, पहले थ्योरी को समझिए, थ्योरी में ही उसका बेसिक कंसेप्ट होता है, जो समझ गए वो ऐसा सवाल क्या एक बताएंगे, 1000 आप बनाएंगेगा, तो इसलिए थ्योरी को समझना बहुत जरूरी है। तो कहता है निम्नलिखित का अभाज्य गुणन खंडन करें, तो 124 का आप अभाज्य गुणन खंडन करेंगे, तो 124 का अभाज्य गुणन खंडन क्या हो जाएगा, इधर शॉर्ट इधर जाकर के आप इसको तोड़ेंगे, 2 से यही ना करेंगे। और अभाज्य गुणन खंडन मतलब जो इसके गुणन खंडन में होगा वो सिर्फ अभाज्य ही होगा, भाज्य को लिखना नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 से लगेगा 6, 2 से लगेगा 3, 1, बस इतना ही आ रहा है। तो यहाँ पर 2 और 2 4 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2 ही अभाज्य है, तो इसके माथा पर पावर लिख देंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा 31, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में, इसीलिए इसका अभाज्य गुणनखंडन ये हुआ आंसर, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 156 का भी आप लोग तोड़ेंगे तो इसी तरह से आएगा, 156 को तोड़िए, 156 इसी तरह एलसीएम जिनको भी आता है वो आसानी से बना सकते हैं, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाएंगे 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 3 से लगाएंगे 13 तिया 39, कोई दिक्कत। अब इसको फिर पावर जैसे ही जो चीज रिपीट होगा उसको हम क्या लिखेंगे, घात के रूप में लिख देंगे, ठीक है, और आपका सवाल जो है बन जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, यहां तक कोई दिक्कत। तो आप लोग के लिए HW में ये रहा, यानी इसको आप लोग बना करके कमेंट में जवाब दे दीजिएगा। और हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 2 कह रहा है, सवाल नंबर 2 का पहला कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि से निम्नलिखित का मस और लस निकालें। तो अभाज्य गुणनखंड करने आ ही गया, अभाज्य गुणनखंडन करने आ ही गया, तो हम लॉस और मस क्यों नहीं निकाल लेंगे 2 मिनट में। 2 बात को समझना है, 2 पॉइंट्स कवर, बस समझ ले। तो 2 पॉइंट को हम लोग इसको समझेंगे, 6 को सबसे पहले तोड़ेंगे, ऐसी तरह से, कोई दिक्कत इसमें होगा तो बताइएगा।
है ना, 2 गुने 3, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा हमेशा कि एक क्या, एक सबका गुणनखंड है, इसलिए हमने पहले ही बता दिया जब जरूरत होगा तो उसका भी इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक है। जब तक जरूरत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोग 20 को तोड़ेंगे, तो 20 को तोड़िएगा तो आपको 10 आएगा, 2 से 5 आएगा, 2 के पावर कितना, 2। पहले तो ऐसे लिख लीजिए, ठीक है ना, ताकि क्लियर रहेगा। ये तो ऐसा ही है, 2 गुने 3 पावर वाला को, क्योंकि एचसीएफ निकालने में ऐसे में सुविधा होता है समझने में। वैसे समझ गए तो फिर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे इसका कहता है लॉसा और मौसा। तो देखिए मौसा वो होता है, ध्यान में रखिएगा, या नोट कर लीजिएगा, मौसा वो होता है जो दोनों में आए, जो दोनों में इसका गुणनखंड हो, उभयनिष्ठ, समझ गए। तो इसका गुणनखंड दोनों उभयनिष्ठ 2 है, ठीक है। और ये और कुछ नहीं है, और इसका कुछ भी नहीं है, ये 3 है इसमें तो इसमें नहीं है, 2 इसमें है तो इसमें नहीं है, 5 इसमें है तो इसमें नहीं है, ठीक है। तो आपका ये जो है HCF कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बहुत आसान, 2 आ गया। अब लॉसा, अब लॉसा क्या होता है, तो लॉसा वो होता है जो दोनों में आया उसमें से बड़का वाला, जो दोनों में है उसमें से बड़ा वाला। जैसे यहाँ पर 2 1 है, यहाँ पर 2 2 है, तो ये वाला 2 को छोड़ देंगे और ये 2 वाला उठा लेंगे। जब ये 2 वाला उठाएंगे तो उसके अंदर ये भी उठ जाएगा। जैसे आपका जो है तगारी इस तरह से है, बात समझ रहे। तो अगर आपको तगारी पूरा उठाना है तो आप इस तगारी को ना कहे उठा लीजिएगा, जो भी इसको बोलते होइएगा बोलिए, यहाँ पर ही उठाएंगे तो सब उठ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि लॉसा जो है हमको बड़ा वाला निकालना है, तो ये दोनों अगर कॉमन होगा तो उसमें से बड़ा वाला ले लीजिएगा, ठीक। और जो दोनों में किसी में ना मिले, जो दोनों में किसी में ना मिले, सबको लिख दीजिए। क्या करिए, सबको लिख दीजिए और गुना कर दीजिए आंसर। 2 दूना 4, 3 12 और 5 3 15, ऐसा ही कर दीजिए। इसमें इसे गुना कर दिए, 2 दूना 4 और 5 3 15, 15 चौका 60। तो ये आपका आंसर हो गया लॉसा, ये हो गया आपका मौसा। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए, कोई दिक्कत। चलिए सवाल नंबर हम लोग नेक्स्ट अगले सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आप लोगों के सामने है 17, और यहाँ पर हमने ऐसा सवाल इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर समझ जाइएगा आप लोग, ठीक है ना, कि इसका जरूरत क्यों पड़ता है, एक का जो वही हम बताए। यहाँ पर देखिए 17 है और 25 है, तो 17 को तोड़ेंगे तो भी नहीं टूटेगा, समझ रहे हैं। तो 1 गुने 17 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 गुने 17 लिखेंगे, और यहाँ 1 गुने 25 लिखेंगे, क्योंकि सॉरी इसको ये टूटेगा, ये टूटेगा थोड़ा सा। 5 गुने 5 पावर में लिखेंगे तो 1 गुने 5 के पावर 2, ठीक है। वैसे कॉमन है नहीं तो कुछ बनने वाला है नहीं। तो यहाँ पर हमें अगर एचसीएफ यानी मास पूछा तो हम क्या निकालेंगे, कॉमन तो है नहीं, इसीलिए हमने एक लिया कि एक तो सबका कॉमन होता है, एक सबका कॉमन होता है। तो यहाँ पर ये इसीलिए अभाज्य संख्या का मास एक ही होता है। आप लोग उस ऑब्जेक्टिव को जब समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से अगर थ्योरी आप जानते होंगे तो उस ऑब्जेक्टिव को बनाइएगा जो पूछा जाता है एग्जाम में, और पॉइंट में जो लिखा हुआ रहता है उसको रटने के बजाय समझने की कोशिश कीजिएगा, तो यहीं से समझ में आएगा कि अच्छा ऐसा होता है। क्योंकि दोनों के बीच में कॉमन है नहीं, तो क्या आएगा, एचसीएफ 1, तो एचसीएफ 1 आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, कोई भी कॉमन नहीं, 17 उसमें है, नहीं इसमें 5 है, इसमें 2 तो इसमें नहीं है, बात समझ रहे हैं। तो इसका एचसीएफ क्या आ गया, 1 आ गया। और लॉसा की बात अगर कर ले, क्या कर ले, लॉसा की बात कर ले, तो जो मिलता है, तो मिलता क्या है, कुछ भी नहीं मिला। एक का क्या होता है गुना के रूप में, कोई वैल्यू होता नहीं है, वही हो जाएगा जो संख्या इसमें लिखेंगे। और तो यहाँ पर जो किसी में नहीं है उस सब को लिखना पड़ेगा, बात समझ रहे। तो यहाँ पर 50 25 गुने 17, जो भी आंसर गुना करके आएगा वही आपका आंसर हो गया। यहाँ लॉसा और मौसा निकालने में किसी प्रकार के अभाज्य गुणनखंड विधि में दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर यहाँ तक बात समझ गए तो ये आप लोग बना करके कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा। बहुत ही अच्छा है, अगर
मतलब सिस्टम से पढ़ते हैं तो सारे चीज बहुत इजी लगेंगे। अगर आपको लगता है कि 2 मिनट 4 मिनट में कहीं से मिल जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लाइफ शॉर्टकट नहीं चलता है, वो मोबाइल में दिमाग में चल सकता है, और ये जो है प्रैक्टिकल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलेंगे। आप लोग समझ गए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लाइक के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको समझने के लिए पढ़ा रहे हैं। धन्यवाद।